हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं अभी इनसाइट आईएएस की मैगज़ीन जो कि अप्रैल 2021 की है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है GS1 का वो है, लो ये तो हो ही नहीं रहा है, हाँ जी ये रहा। तो GS1 का जो पहला टॉपिक है वो है श्री रामानुजाचार्य के जी के बारे में, जिनकी 1004वीं बर्थ एनिवर्सरी पे जो है कब ऑब्जर्व करी गई थी, अप्रैल 18 2021 को। श्री रामानुजाचार्य की 1004 मतलब 1004th बर्थ एनिवर्सरी जो थी वो कब थी, 18 अप्रैल 2021 को। अब जानते हैं इनके बारे में। ये 1017 CE तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड आचार्य थे, जो वो भी किसकी, श्री वैष्णविज्म के फ़िलॉसफ़ी में। इनको एक तरह से इलाया पेरुमल के जैसे भी रेफ़र करा जाता है, जिसका मतलब होता है रेडिएंट वन। जो इनकी फ़िलॉसफिकल फाउंडेशन थी किसी डिवोशनलिज़म के लिए, वो थी ऐसी कुछ कि भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंशियल थी। और जो उनके एक बहुत ही चीफ प्रोपोनेंट है विश्ववेदिता के, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं। मतलब विश्ववेदिता सब स्कूल जो है वेदांता का, उसके लिए बहुत ही फेमस हैं ये। इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट भी लिखे, जैसे कि भाष्या जो कि है ब्रह्मा सूत्रा के ऊपर। दूसरी है भगवत गीता जो कि, और ये दोनों के दोनों ही संस्कृत में है। अब जानते हैं आखिर ये विशिष्टाद्वैता होता क्या है। विशिष्टाद्वैता एक तरह का नॉन डुअलिस्टिक स्कूल है वेदांता फिलॉसफी का। ये क्या है, ये जो भी एक क्वालिफाइड होल का जो नॉन डुअलिज्म है उस पर विश्वास रखता है, जिसमें होता क्या है, ब्रह्म जो है, जब जब एक ब्राह्मण है वो अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, ना कि किसी मल्टीप्लिसिटी में। इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक मोनिसिज्म के जैसे क्वालिफाइड हुए हैं, या फिर एक क्वालिफाइड हुए हैं नॉन डुअलिज्म या फिर एट्रीब्यूटिव मोनिज्म के जैसे। ये एक तरह का वेदांता स्कूल है किसका, वेदांता फिलॉसफी का, जो कि बिलीव करता है हर तरह की डाइवर्सिटी को, जो कि यूनिटी में एक अंडरलाई करती है। तो हर तरह की डाइवर्सिटी को मतलब जैसे हमारा भारत है, कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वैसे ही इसका भी यही मानना था। अब आते हैं खजुराहो टेम्पल के ऊपर। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने ऑर्गेनाइज़ करा एक वेबिनार खजुराहो के ऊपर। और खजुराहो क्या है, एक तरह का टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर स्प्लेंडर है, और किसके तहत आता है ये, देखो अपना देश। अब देखो अपना देश जो वेब सीरीज़ है, ये एक तरह का एफ़र्ट है जिसमें कि हम इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। अब जानते हैं खजुराहो टेम्पल के बारे में। खजुराहो टेम्पल जैसा कि सबको पता है मध्य प्रदेश में है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिवल मूवमेंट में आता है, मेडिवल मूवमेंट है हमारी कंट्री का। ये करीब 950 से लेके 1050 AD के बीच में बनाया गया था, और किसके द्वारा, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा। ये जो मॉन्यूमेंट है ये दोनों ही मतलब हिंदू और जैन टेम्पल्स दोनों को इंक्लूड करता है। ये जो टेम्पल साइट है ये सिचुएटेड है विद इन विंध्या माउंटेन रेंज। और जो टेम्पल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिल चुका है, इसका भी स्टेटस मिल चुका है 1986 में ही। और ये जो टेम्पल है इसमें ये फेमस है अपने नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर सिम्बॉलिज्म के लिए, और जिसको फर्स्ट टाइम देखा गया था किसके द्वारा, अबू रिहान अल बिरूनी, जिन्होंने AD 122 में देखा था, और अब्न बतूता ने इसको 1335 में देखा था। चलिए बढ़ते हैं अब आगे हम। नेक्स्ट है ज्योतिराव फूले के बारे में। इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 में हुआ था, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी जो है हर साल सेलिब्रेट की जाती है। अब जानते हैं ज्योतिराव फूले के बारे में। इनका जन्म 1827 में हुआ था महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था मई 11 1888 में, और भी किसके द्वारा, विट्ठल राव कृष्णाजी वेडाकर के द्वारा, जो कि एक महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट थे। अब सोशल रिफॉर्म्स और की कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं इनके।
जो इनका वर्क था वो मेनली था किससे रिलेटेड, वो रिलेटेड था कि हमें अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करना है और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, इमेंसिपेशन को भी इरेडिकेट करना है और एम्पावरमेंट लेके आना है, विमेन में रिफॉर्म लेके आना है हिंदू फैमिली लाइफ में। ये इनके जो काम थे इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड थे। अब अगर देखा जाए उनकी वाइफ के साथ साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले, इन दोनों ने साथ में मिलके उन्होंने एक विमेन एजुकेशन इंडिया के लिए शुरुआत करी, पायनियर थे दोनों एक तरह से। ये जो कपल है इन्होंने एक पहला नेटिव इंडियन स्कूल ओपन करा, जो कि पहला इंडिजिनली रन स्कूल था गर्ल्स के लिए इंडिया में। वो कब खोला गया था स्कूल, वो 1848 में पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में। और बाद में क्या हुआ, फूले जी ने स्टार्ट किया एक स्कूल बच्चों के लिए, जो कि उस टाइम के अनटचेबल क्लास थे, जैसे कि महार हो गया और मांग हो गया, उनके बच्चे आके पढ़ सकते हैं। अब 1863 में उन्होंने एक होम ओपन करा प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज़ के लिए, कि वो सेफली आके अपने बच्चों को बर्थ दे सकें, एक सिक्योर प्लेस उनको मिल सके। उन्होंने एक ऑर्फनेज होम भी खोला, जिससे कि क्या हो, जो भी इन्फेक्टिसाइड है उसको अवॉइड किया जा सके। और इसी के रिगार्ड में हुआ क्या, उनका ऐसा मानना था कि फर्स्ट हिंदू जो एक और ऐसा हो गया कि उनको ऐसा माना जा रहा है कि वो पहले हिंदू थे जिन्होंने कोई एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया किसी अनफॉर्चुनेट चाइल्ड के लिए। अब 1868 में ज्योतिराव जी ने डिसाइड किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे कॉमन बेदिंग टैंक, जो कि उनके घर के बाहर होगा, जिससे कि क्या हो, वो जो भी उनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स उसको वो दिखा सकें और विश कर सके सभी लोगों से कि आओ सब साथ में बैठ के खाएं, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, सब मिल के साथ में खाएं। ऐसा उन्होंने सोचा था करने का, फिर ऐसा उन्होंने करा था। अब 1873 में बात करें तो फूले जी ने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी, जिसको हम सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि होगा क्या, जो भी डिप्रेस्ड क्लास थी उनके राइट्स के लिए उसमें क्या होगा, जो भी डिप्रेस्ड क्लास है, जो भी एक आपकी कास्ट सिस्टम है या फिर जो भी ऐसी चीज़ चली आ रही थी, उन सब के लिए एक राइट होंगे उन सब के भी, और एक तरह से रैशनल थिंकिंग को स्प्रेड किया जाएगा। उनकी कुछ फेमस वर्क्स को भी देख लेते हैं। तृतीय रत्ना जो कि 1855 में लिखी गई थी, गुलामगिरी जो कि 1873 में लिखी गई थी। अब सेत कराचा आसुद या फिर आप इसको कल्टीवेटर्स विपकॉर्ड भी कह सकते हैं, जो कि 1881 में लिखी गई थी। सत्यशोधक समाज मंगला सत्का सर्वा पूजा विधि 1887। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है जलियांवाला बाग मसाकर। अप्रैल 13, 1919 में ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया था, ओपन फायर कर दी थी अनआर्म्ड इंडियंस के ऊपर जलियांवाला बाग में, जिसमें कि हुआ क्या था, 100 ऑफ पीपल्स की डेथ हो गई थी। जैसे सबको पता है वो बैसाखी का दिन था। जो भी लोकल लोग थे अमृतसर के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जगह पे मिलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। और इसमें थे कौन कौन, सत्यपाल थे, और इसमें आपके सैफुद्दीन किचलू थे, और 2 लीडर्स जो थे जो कि इंडिपेंडेंस के लिए फाइटिंग कर रहे थे। और साथ में साथ इम्प्लीमेंटेशन होना था रॉलेट एक्ट का, जिसमें आर्म्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने पावर्स दे दिए कि इन लोगों को ये सब करने से मना किया जाएगा विदाउट ट्रायल। अब जो क्राउड है उसमें बच्चे थे, मेन थे, वीमेन थी, सब मिक्सचर था सभी का, और सभी एक पार्क में गैदर हुए, जिस पार्क का नाम था क्या, जलियांवाला बाग। ठीक है जी। और इसकी क्या था, वॉल थी साइड में, लेकिन कुछ बहुत स्मॉल गेट्स भी थे। वैसे ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग बोली, मुद्दे की बात ये है कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी उसी बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आपके ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर थे, जो कि आए और उन्होंने आम लोगों पे अनाम लोगों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, इस पर्पज़ से कि हम उनको सबक सिखाएंगे कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। और जब फायरिंग शुरू हो गई तो कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में छांग लगा दी, कुछ लोग भागने लगे इधर उधर, ये सब चीज़ें होने लगी। अब आउटकम क्या हुआ इसके तहत, जो एक आपका बुचर ऑफ अमृतसर है, इसको कंसिडर करते हुए इसके बाद में जो मसाकर था उसके बाद में जो आपके जनरल डायर थे उनको रिमूव कर दिया गया उनके कमांड से, और वापस उनको ब्रिटेन जो है वो भेज दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने इस पूरे मसाकर के तहत अपना कॉन्डोलेंस दिखाने के लिए जो भी उनका एक ब्रिटिश किंग नाइटहुड था और कैसरी हिंद का जो मेडल था उसको वापस कर दिया था।
अब 1922 में एक इनफेमस रॉलेट एक्ट जो था वो भी रिपील कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट है आर्मेनियन जेनोसाइड। ओके, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने एक आपका एक जो भी आर्मेनियन जेनोसाइड था उसको एक्नॉलेज करा है। हर साल आर्मेनियन जेनोसाइड जो वो मनाया जाता है, एक रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है कब, अप्रैल 24 को। अब हम जानते हैं कि ये आर्मेनियन जेनोसाइड होता क्या है। जब टर्की डिसग्री हो गई थी, जो भी कंसेंसस निकल के आए थे हिस्टोरियंस के बीच में उस समय के आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में, जो कि हुआ था करीब 1915 से लेकर 1922 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आर्मेनियंस जो है उनको मार दिया गया था। स्टारवेशन हो रही थी लोगों में और वो डिजीज़ की वजह से मर रहे थे। जब ये सब और साथ से उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया था ओटोमन टूर्क्स के द्वारा ईस्टर्न एनाटोलिया से। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एस्टिमेट करके बताया कि करीब 1 मिलियन आर्मेनियंस जो थे वो मर गए थे उस टाइम पे। आखिर ये जो अब एक्नॉलेजमेंट हो रहा है उसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिसर्चर्स ने ऐसा कहा है कि जो ये एक्नॉलेजमेंट किया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत ही लिटिल लीगल इम्पैक्ट डालता है टर्की के ऊपर, अदर देन ये कि एक तरह का कॉज है एम्बेरसमेंट का एक कंट्री के लिए, और शायद उस दूसरी कंट्री को इम्पटस देने के लिए उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। हालांकि जो एक्नॉलेजमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा मे बी इसको वो उसको अनवेलकम करे और अनपैलेटेबल भी करे टर्की के लिए। अब है व्हाट हैपन टू आर्मेनियन इन 1915। आखिर आर्मेनियंस के साथ 1915 में हुआ क्या था। वापस वही चीज़ आ गई, यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, अभी जो आर्मेनियन जेनोसाइड था उसके ऊपर अपना कॉन्डोलेंस दिखाया था, वही सब चीज़ें थी। तो वही जब मास किलिंग हुई थी आर्मेनियंस की बाय ओटोमन टुर्क्स कब 1915 से लेके 1916 तक, जिसको एक तरह का एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड भी कहा गया था। अब हम इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। अप टू 1.5 मिलियन आर्मेनियंस जो है, ऐसा एस्टिमेट दिया जा रहा है कि इतने लोगों को करीब मार दिया गया था अर्ली स्टेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो भी कहाँ पे, ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी के अंदर ही अंदर। अब जानते हैं आखिरकार इसमें टर्कीज़ का रिस्पॉन्स क्या था, ये भी देख लेते हैं। टर्की जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि जो आपका एट्रोसिटीज़ थी वो कमिटेड की गई थी अगेंस्ट आर्मेनियंस, लेकिन इस बात से डिनाई करती है कि जेनोसाइड हुआ था। मतलब वो चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर रही है लेकिन इस बात से पूरी तरह से मना कर रही है कि वहाँ जेनोसाइड हुआ था, और चैलेंज कर रही है कि जो एस्टिमेट है आपका 1.5 मिलियन का, वो भी एक तरह से गलत ही है। जो आपका तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी जारी करी है मिस्टर बिडेंस की अनाउंसमेंट के ऊपर, और कहा है कि ये जो है किसी भी तरह का एक स्कॉलरली और लीगल बेसिस नहीं है, जिसको कि ना ही ये जो चीज़ें जेनोसाइड है इसका कोई एविडेंस है जो इस बात को सपोर्ट करे। अब रीज़न क्या है इन सब के पीछे वो भी जान लेते हैं। जो आर्मेनियंस हैं वो एक तरह के विक्टिम्स हैं ग्रेट पावर कंटेस्ट जो कि हुआ था लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है जी। जब ओटोमन एम्पायर जो है डिक्लाइन हो रहा था अपने 19th सेंचुरी में, तब आर्मेनियन जो थे एक तरह से देखा जा रहा था उनको कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल में एज 5th कॉलम वो रूल करते जा रहे थे। जो एक तरह का रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गया, जो कि धीमे धीमे रूसो टर्किश वॉर 1877 और 78 को बिल्ड करा, जिसमें हुआ क्या, तुर्क्स जो थे वो हार गए अपनी टेरिटरी को। अब जो ट्रीटी ऑफ बर्लिन हुई, इसमें जो बिग पावर है उन्होंने डिक्टेट कर दी कुछ टर्म्स को जो ओटोमन्स के थे, जिसमें इंक्लूड किया गया कि जो सुल्तान अब्दुल हामिद टू हैं, उन पे इतना प्रेशर डाला गया कि वो इनिशिएट करें एक रिफॉर्म, जिसमें कि होगा क्या, जो आपको प्रोविंस है जो आर्मेनियंस के द्वारा रहा जाता है, और उनकी सिक्योरिटी की गारंटी भी ली जाएगी, उसके अगेंस्ट में जो आपका किरकासा और जो कुर्स है उनको देनी पड़ेगी, ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था। और जब सुल्तान थे उनको ये सब चीज़ें एक तरह का दिखा कि एक है साइन ऑफ स्ट्रेंथनिंग टाइज़, मतलब इनको लगा कि इस तरह से हम टाइज़ को अपने जो भी टाइज़ उनको और स्ट्रेंथ कर सकें आर्मेनियंस और बाकी के अदर राइवल कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली रशिया। इसके बाद में हुआ कि अक्टूबर 1940 में जब टर्की ने ज्वाइन कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जर्मनी की साइड से, तब जो ओटोमन थे उनको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरह की डिफीट का सामना करना पड़ा। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ सारिकामिश, जो कि रशियन के द्वारा हुई थी जनवरी 1915 में। अब जो तुर्क्स थे वो इस चीज़ के लिए, अपने इस डिफीट के लिए ब्लेम करने लगे आर्मेनियंस को। तो ये था पूरा मुद्दा।
अब आगे की चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।